जेल के मीडिया 7 फरवरी की गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को कहता है। और आज के हम नियमित कार्यक्रम में इस अंक को हम आगे बढ़ाते हैं। आप भी आज भी बने रहिएगा, बहुत सी अच्छी खबरें हैं। जैसे कि ये भी आपको बताएंगे कि भारत रत्न कोकिला लता जी को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको पंचतत्व में विलीन किया गया। मगर क्या बात है, जम्मू कश्मीर के जांबाज पुलिस अधिकारी जिन्होंने आतंकवाद को मिटाने के लिए नायाब कोशिश की, और उनको जब पंचतत्व में विलीन किया गया कुछ दृश्य और ही था। इस संबंध में बात करेंगे। और कल ही जैसे बात आप बने रहिएगा, अलग अलग क्षेत्रों में परिसीमन रिपोर्ट की जो सामने काफी आई है प्रपोजल की, उसमें लगभग बहुत जगह विरोध हो रहा है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू का आरएसपुरा हो, हीरानगर हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, और कश्मीर घाटी में तो पूरी तरीके से विरोध हो रहा है, जो इस बात को तय करता है कि अब प्रशासन को कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन बहुत ज्यादा होंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे, पुतले भी जलाए जाएंगे। इस पर भी हमारी नजर होगी। और साथ में सुखद खबर यह है कि अब कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा। इस संबंध में खैर आपको रात को पता लग गया होगा, हमने भी बताया है। और आइए कुछ इसी संबंध में बात करें तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, एक सुखद है कि देर वीकेंड खत्म हो गया है। कोचिंग सेंटर जो है 50% चलेंगे, ये एक बहुत अच्छी खबर है। गैदरिंग जो है इंडोर 25% होगी। ये बात अलग है कि पहले भी बहुत से कानून बने थे, उनकी जमकर धज्जियां उड़ाएगी, अभी भी उड़ाई जाएंगी। मेरा पूरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि आप गैदरिंग 25 कहते हैं, मुझे लगता है 200 होगी। और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें उसका सुबह कानून और होता है, शाम को और होता है। अलबत्ता एक बात जरूर, सरकार का एक सकारात्मक कदम है। जो बहुत सी भर्तियां आपने कैंसिल की थी, उसको अब पुनः करने जा रहे हैं। और सरकार ने पूरा इस बार इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। क्या कारण थे ये जो बताया गया है, उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा के आदेश पर कहा गया। उन्होंने देखा कि वाकई गंभीरता है, इतनी देर से जो पीछे वैकेंसीज थी उसको विड्रॉ कर दिया गया है, और उसमें बहुत सी कानूनी पेचीदगियां थी। और उसके लिए बाकायदा बताया ये गया है कि अब फास्ट रिक्रूटमेंट होगी। एजेंसी 3,000 भर्तियां जो कैंसिल कर दी गई थी रिक्रूटमेंट के लिए, दोबारा करेंगे। और इसके लिए फास्ट ट्रैक एजेंसी जो है उनको काम दिया जाएगा कि किसी तरीके की इसमें करप्शन ना हो। मगर कौन नहीं जानता, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं, इसमें ऐसा भी चलता है। फिर भी हमें लेट अस हैव ए गुड पॉजिटिव अप्रोच की। 21 अक्टूबर को सरकार ने यह भी कहा कि 2009 में 31 अक्टूबर को लद्दाख में बहुत सी पोस्टें भेज दी थी, इसलिए बहुत से कारणों से इन्हें अलग किया गया। कमेटी में भी अपनी तरफ से सरकार ने पारदर्शिता के लिए कहा है कि जो कमेटी कमेटी बनी है उसमें ARTI ट्रेनिंग विभाग होगा, और उसके साथ मेंबर फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे। एक बात यह है, आइए, कुछ दिनों में बड़ा जबरदस्त विवाद भारत में हुआ है, और वो धर्म संसद के मामले को लेकर एक वर्ग जो है मुस्लिम समाज बहुत नाराज है कि जो धर्म संसद में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय पर कटाक्ष किया गया है। इस संबंध में नागपुर में देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि धर्म संसद में कई बातें हिंदुत्व नहीं है। RSS के चीफ ने कहा, उनका लोगों को बांटने का काम ये नहीं है। नागपुर में उन्होंने कहा कि 2 स्थानों पर जो आयोजन हुए धर्म संसद को, उसमें कुछ विवाद हुआ है। उन्होंने कहा हिंदुत्व और राष्ट्र अखंडता धर्म सांसद से निकली बातों को हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के अनुसार नहीं की है। हाँ, उन्होंने ये कहा है मोहन भागवत जी ने, अगर कोई गुस्से में कहा जाए तो वो हिंदुत्व के खिलाफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। 11 दिसंबर को आपको याद होगा, हरिद्वार में एक समुदाय को लेकर कुछ धर्म सांसदों ने कुछ ऐसी बातें कही थी, और एक जगह और कहा था। अब चलिए बात हम करते हैं अब इस समय जो सबसे बड़ी खबर जम्मू के लिए राहत है नगर पालिका में। आज नगर पालिका बहुत कुछ पॉजिटिव उसकी टीम करने जा रही है। अब देखते हैं कि क्या कथनी करनी उनकी बराबर होगी। कहीं ऐसा ना हो कल के कार्यक्रम में मुझे एक बार फिर उदाहरण देना पड़े कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और क्योंकि आज जो नगर पालिका के JMC के मेंबर्स की मीटिंग होने जा रही है, उसमें सुना है जम्मू को राहत मिलेगी। उस राहत में एक बात है जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जम्मू सिकुड़ता जा रहा है। और पहले जम्मू पुल के उस पार ज्यादा होता था, आहिस्ता आहिस्ता पुल पार इस तरफ पहुंची, नई कॉलोनियां बन गई। मगर ट्रैफिक की समस्या दिन पर दिन बढ़ती गई। उसको राहत देने के लिए
अब ये कहा नगर पालिका तरफ से आज जो 11 बजे की मीटिंग होगी, पार्किंग जो है नीचे पार्किंग अगर आप घर के अगर निर्माण करते हो तो कोई आपको फीस नहीं लगेगी। चलिए एक अच्छी बात है। हाँ, व्यावसायिक इमारतों पर 25 फुट का जो सिलसिला बनाया गया है उसमें थोड़ा सा ये फर्क करेंगे, और जो 10 फुट चौड़ी गलियां हैं उनके लिए नक्शा पास करवाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक सुखद कदम है, क्योंकि अभी भी बहुत से हमारे शहर की गलियां हैं वो जो कम चौड़ाई में है, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ उन्होंने ये कहा है जो अब हम नक्शा पास करवाते थे उसकी अवधि 3 के बजाय अब 5 कर दी गई है, यानी कि फ्रॉम 3 वीक टू 5 वीक। इसमें खास करके जो है वार्ड नंबर 1 से 11, वार्ड नंबर 15 से 19, वार्ड नंबर 23 से 45 छोटे गलियों में भवन निर्माण की यहाँ आज्ञा दे दी गई है। 4 दीवारी की बात है, बाउंड्री वाल पहले आप सिर्फ 5 फुट तक करा सकते थे, अब आप 7 फुट करा सकते। हालांकि ये एक कागजी बातें हैं, कईयों की अभी भी घर की दीवारें जो 10 फुट है, सुरक्षा कारणों से या कुछ और कारणों से। और ये भी कहा गया कि 15 दिन में आपको नक्शा पास करवाना पड़ेगा। आइए अब जो लगातार आगे रोज ही हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, खबरें और खबरों के पीछे खबर जो है वो हम आप तक अवगत करवाएंगे। इस समय कल जिस तरीके से डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बाद हमने कल आपको इसी कार्यक्रम में पूरा विस्तार पूर्वक ब्यौरा दे दिया था कि कहां पर कितनी जो सीटें हैं बड़ी हैं, कितनी शेड्यूल ट्राइब के लिए की गई हैं और कितनी शेड्यूल कास्ट के लिए की गई हैं। ये सारा जो सिलसिला हमने आपको पहले ही कल पूरे इसी कार्यक्रम में सुबह सुबह बता दिया था कि 9 एसटी सीटें बड़ी हैं शेड्यूल ट्राइब की, 7 शेड्यूल हाँ समझ आऊंगा, 9 एसटी और 7 एसटी एससी सीटें बनी हैं, 3 कश्मीर घाटी में है, कई विधानसभा के क्षेत्र नए हैं और पार्लियामेंट सीटें भी एक बढ़ा दी गई है। अब इसमें कश्मीर में तो हर पार्टी ने जमकर इसका विरोध किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है मगर दूसरे है। मगर एक बात तय है कि कुछ कश्मीर के समाचार पत्रों ने लिखा है कि जो गलती पहले कश्मीर घाटी में जो प्रमुख राजनीतिक दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन्होंने पंचायत इलेक्शन से बाइकआउट किया था, फिर उन्होंने पछताया और उस गलती सुधार ली। वैसे भी कहा जाता है अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहलाते हैं। और फिर सभी राजनीतिक दलों ने डीडीसी के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की। हालांकि देखा जाए कि 1995 में जो गलती नेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी, 1995 में लोकसभा के चुनाव से बाइकआउट किया था, उन्होंने गलती नहीं दोहराई। अब वो ना ही दोहराना चाहते हैं, लेकिन कह दिया था तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने स्काई इज ए लिमिट हम कश्मीर की समस्या के लिए। और इसी तरीके से अब इस वक्त जो हालात हैं, कश्मीर की राजनीतिक दल सबसे ज्यादा चिंतित इसलिए हैं, उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरीके के यह हालात बने हैं, सीटों में फर्क हुआ है और कश्मीर के अधिकतर राजनीतिक दलों, अधिकतर वहां के बुद्धिजीवियों, अधिकतर वहां के इंटेलेक्चुअल और काफी कुछ मीडिया के कुछ वर्ग ने भी लिखा है कि इसमें लग रही यही रहा है कि इस बार जो भाजपा जोड़ तोड़ कर दी एक बार पुनः, मतलब भाजपा विल बी द बैकबोन, जो भी सरकार बनेगी इसमें भाजपा का ही प्रभुत्व लगाया जाएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो भीतर भीतर बहुत सी बातें चल रही हैं। और आज चूंकि हमारा जो दर्शक है हमसे ज्यादा वो बुद्धिजीवी होता है, ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो समझ गए कि कई ऐसी पार्टियां चाहे कश्मीर घाटी में है, जम्मू में है। और दूसरा, इस कहते हैं ना हमाम में सब निस्वस्थ रहे, भ्रष्टाचार की दलदल में लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब कहते रहे कि इस भ्रष्टाचार की दलदल में पिछले 7 दशकों से 3 पार्टियों ने खानदानों जमकर लूटा। और अभी आप ये याद करिए बहुत बड़े बड़े नेताओं में, चाहे उसमें एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, उन सब पर तलवार लटकी हुई है। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया, चाहे रोशनी स्कैम था, क्रिकेट स्कैम था, बहुत से स्कैम है, अथाह स्कैम है, पीएचई स्कैम है, यानी कि किस किस का नाम गिनाऊं। कहते हैं हर एक ने जमकर लूटा है, जमकर इन्होंने लूटा है। और ऐसे में इसमें अगर कोई ज्यादा अड़ंगा लगाते हैं तो आप पंजाब के फिलहाल चीफ मिनिस्टर चन्नी का हाल देख लीजिए उनके, और ऐसे सरकार नहीं पकड़ती है, उनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत होते हैं तभी सरकार शिकंजा डालती है। ये बात अलग है कि विपक्ष इसको मानता नहीं, वो कहते द्वेष की भावनाएं सरकार करती है। मगर जरा अपने भीतर झांक कर देखें कि इनमें से करप्शन जो पिछले नेता किसने नहीं की, और इसमें भाजपा भी अछूती नहीं है, क्योंकि भाजपा ने भी सत्ता का स्वाद चखा है। ये बात है, वो भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर में हमेशा
जम्मू को न्याय दिलाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ डंका बजाने और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अग्रसर होती थी। जहां जहां आतंकवाद समर्थक होते थे उनके लिए करती थी। मगर डोडा को, अगर डोडा बचाओ आंदोलन में खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं वो किया। इसी का भारतीय जनता पार्टी का काम है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी के साथ यहाँ सत्ता बनाने को मिली, तो सत्ता का सुख पहली बार संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। मगर संभवतः वो जब तक समझता पाते तब तक उनकी कुर्सी ही चली गई। तो ये भी उनके लिए एक दुर्भाग्य की बात है। मगर अब काफी कुछ सीखा है। मगर अभी भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कारगुजारी से ज्यादातर जो सज्जन है वो असंतोष है। उसका एक और साक्षात प्रमाण है। हालांकि जो प्रपोजल डीलिमिटेशन कमेटी का आया है, ड्राफ्ट बन चुका है, मेरा अनुभव कहता है उसको इतनी जल्दी आप कहेंगे सब कुछ हर जगह बदल दे तो ऐसा नहीं लगता। और अभी जिस तरीके की विरोध प्रदर्शन होने शुरू हुए हैं, आप ये अंदाजा लगा दे कि कठुआ, ठीक है, अगर मैं कठुआ से, चूंकि हमारे जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार वो है, तो अगर हम जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार की बात करते हैं तो जिला कठुआ ही आता है। कठुआ में जो अब बड़ा वहां भी पॉलिटिकली बहुत चेंज होने वाला, यानी कि हर जगह अब असमंजस की स्थिति है और ऊप आ की स्थिति है। मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, और फिर नेता जो चुनाव लड़ेंगे अपनी कारगुजारी भी देखेंगे, क्योंकि वोटर जो है वो बहुत कुछ उसको देख रहा है। कोई लंबे समय से यहाँ पर जो शासन चल रहा है वो केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि जनता आम उससे असंतुष्ट भी है। मगर क्या आप जो नए नेता आएंगे कुछ करेंगे? अगर मैं कठुआ की बात आपसे कर रहा था, उत्तर कठुआ उत्तर में बरनौटी क्षेत्र दिया गया, पुराना कठुआ को जोड़ा गया। इसमें इसमें मडीन, डिंगांब ब्लॉक भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पहले वहां से कठुआ से थे, वास्तव में हीरानगर के जसरोटिया, श्री जसरोटिया, वो वहां से चुनाव लड़े। हो सकता है, खबरें ही आ रही हैं, मेरे मित्रों ने बताया कि शायद वो कोशिश करेंगे कठुआ उत्तर से। और कांग्रेस के उधर से एमएलसी ठाकुर बलबीर सिंह भी है, वो भी इसमें अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे। और देवेंद्र सिंह बिट्टू भी। जहां तक हीरानगर की बात है, हीरानगर में अक्सर ये कहा जाता है कि हीरानगर में लंबे समय से अगर प्रभुत्व है वहां पर किसी नेता का, वो है लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह उन्होंने जो 1996 में अपनी राजनीति का सफर प्रजातंत्र के मंदिर में पहुंचने का किया, कांग्रेस तिवारी से फिर वो कांग्रेस में आ गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, यहाँ पर मंत्री भी रहे, इसके बाद केंद्र में गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वापस आए मंत्री बने। उसके बाद रसाना कांड आपको पता ही है। और उनकी दरिया दिली और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो एक धांसू नेता की तरह होती है, उन्होंने किया। मगर शायद कुछ ऐसी बातें हो गई, वो भाजपा से निकाल दिए गए मंत्रिमंडल से। फिर उन्हें अपना डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया। हालांकि उसको ज्यादा आधार नहीं मिला है। मगर अगर चौधरी लाल सिंह से हम ये बात पूछते तो चौधरी लाल सिंह लाल पीले हो जाते हैं। वो अपना परसेंटेज दिखाते हैं कि बताइए, अगर मैं इतनी जल्दी लड़ा, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था, दूसरा था, मैंने बहुत कुछ किया। अब चौधरी लाल सिंह के इन बयानों को तो आप इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जो बेबाकी से बोलते हैं, उनको फंसाने के लिए सीबीआई तक लगी, मगर हाथ में उन्हें कुछ नहीं मिला और वो बेरंग वापस लौट गई। हालांकि सीबीआई का केस खत्म नहीं हुआ है, मगर अभी तक कुछ होता तो चौधरी लाल सिंह सलाखों के, उनकी पत्नी सलाखों के पीछे होती। बल्कि कहते बहुत कोशिश की, सरतोड़ कोशिश की, सीबीआई ने, मिला ठेंगा। मुझे जो अभी तक अनुभव है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मगर ये पक्की बात है कि वहां से ठाकुर बलदेव सिंह है। और जहां तक अब हीरानगर की मैं आपको बात कर रहा था, मुझे आज भी याद है जब गुलाम नबी आजाद, हालांकि वो टिकट कांग्रेस को ही मिलनी थी, लाल सिंह को तीसरी बार सांसद बनने के लिए, मगर गुलाम नबी आजाद उसमें कुछ ऐसा करके टिकट वो लेगी। और तब चौधरी लाल सिंह ने प्रण किया था कि मैं जिसको मर्जी वोट दिला दूं, तुम्हें कांग्रेस को वोट नहीं दिलवाऊंगा। और उन दिनों वो चले गए थे उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए। और इसके बाद उन्होंने भाजपा को गुड बाई कर दिया, कांग्रेस को गुड बाई करके भाजपा में आ गए थे। और गुलाम नबी आजाद इतने जबरदस्त नेता, जिन्हें कहा जाता है वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, बस तब वो फंस गए थे। और तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जो एक नई पारी की शुरुआत, एक मधु रोग विशेषज्ञ के बाद एक राजनेता के तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और इसके बाद सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर आ गए। बहुत से जो विभागों के वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, यस ही इज डूइंग वेल, बहुत सा काम कर रहे हैं। हालांकि उन पर भी आरोप लगते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसके बाद अगर हीरानगर पर वापस आता हूं, मुझे याद है जब मैंने सारा कवरेज की, जब गुलाम नबी आजाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हमारे जितेंद्र सिंह जी थे, और तब भी कहा गया था कि हीरानगर उधर ही चले गए जिधर लाल सिंह के, तब हीरानगर रिजर्व सीट थी और यही हुआ।
हमने खुद देखा, आज भी लाल सिंह का वहां डंका बजता है। खबर यह है कि ये सीट अब हीरानगर जनरल हो चुकी है। यहाँ लगता यह है कि शायद कांता अंदरुता उनकी अर्धांगिनी जो एमएलए भी रही है, और उनका स्वभाव उनके पति से विपरीत है। कांता अंदोत्रा का बहुत रोजिंग वेलकम है। लाल सिंह मन के साफ है, दिल के साफ है, पर बोली में थोड़ा खड़ांग है। मेरे जैसे, मुझे भी हाल ही में कुछ मेरे मित्रों ने कहा, एक आप पीछे आपने लाइव किया, आप बहुत गुस्से में थे। तो मेरे गुस्से का कारण था, अगर हमारी कोई रिपोर्टर को बदतमीजी करेगा एज एन ए प्रभारी ऑफ दिस जेल के मीडिया में, तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं सच्चाई को सामने लाऊंगा। हाँ, अगर हमारी रिपोर्टर की गलती है, निश्चित तौर पर विल गो फॉर ए सॉरी। एनीवे, अब वहां से सुभाष गुप्ता जो एक्स एमएलसी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत उथल पुथल होगी। आपको याद होगा प्रेम सागर अजीज जो अपने अब कांग्रेस से गुड बाय करके बीजेपी में आए थे, शायद उन्होंने एक दूरदर्शिता की चाणक्य नीति खेली। उन्हें पता था कि कांग्रेस से मुझे कुछ मिलना नहीं है, इसलिए वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में। संभवतः बसोली में वो टिकट ले सकते हैं। इसी तरीके से बिलावर से डॉक्टर मनोहर लाल, हालांकि उन पर कई आरोप भ्रष्टाचार के लगे थे जब वो मंत्री थे, और उनके साथ जो कोऑपरेटिव में उन्होंने किया, और वहां के केस अधिकारी ने, अभी तक भ्रष्टाचार के केस अगर खुल गए तो एक बार फिर से किरकिरी होगी डॉक्टर मनोहर लाल की। हालांकि ये, और बसोली से अगर देखा जाए तो वहां पर सबसे एक और ताकतवर है, जहां निर्मल सिंह यहीं से चुनाव जीते थे, वहां पर श्री सतीश शर्मा जो इसी क्षेत्र के रहने वाले और कर्मठ अपनी इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, उनका भी अच्छा दबदबा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। बिसोली की बात करें, दविंदर बिट्टू कांग्रेस के, और बनी से गुलाम हैदर मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनका आज भी प्रभुत्व है। और जहां तक कठुआ दक्षिण की बात है, कि आज भी यहाँ पर तूती अगर बोलती है तो बसपा की बोलती है। आइए उधमपुर से बड़ी सकारात्मक खबर है। पीछे तो हर्षदेव सिंह जी बड़े नाराज हैं। नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं। तभी है, कहते हैं कि कोई ना कोई इल्जाम लगाते हो, कहते हैं परिसीमन रिपोर्ट ठीक नहीं हुई। और चूंकि उनका रामनगर खुद क्षेत्र जहां से लगातार पहले एमएलए बनते रहे हैं, हालांकि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेटर इन 1996 से जब वो बने पैंथर पार्टी की तरफ से, निस्संदेह बहुत से नए सरकार के कानूनों को उन्हें धाराएं बदल दी हर्षदेव सिंह ने। मगर मंत्री भी रहे, मगर बाद में वहां से चुनाव हार गए। फिर डीडीसी चुनाव में उनकी पत्नी भी हार गई। खैर अब तो रिजर्व हो गई है, वो काफी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मगर उन्हीं के साथी रिश्तेदार बलवंत सिंह मनकोटिया जी बड़े संतुष्ट हैं। वो ये कहते हैं कि मैं लगातार ये कोशिश कर रहा था कि हदबंदी हो, और उनका कहना बलवंत सिंह मनकोटिया का कि हदबंदी हो गई है, दे आर सर्टिफाइड। अब उन्होंने कहा है कि फिलहाल नो कमेंट। कह रहे का फिलहाल मैं पूरी रिपोर्ट देखूं, कौन सा हिस्सा अभी दर्शकों हम भी ज्यादा आपको नहीं बता पाएंगे। पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, हम उसमें बिल्कुल एक एक चीज देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। आप कैसे उधमपुर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, उधमपुर पूर्व, उधमपुर पश्चिम, और कुछ चनैनी का हिस्सा भी लाया गया है। और उन्होंने कहा मैं बाद में कमेंट करूंगा। आपको बताया रजौरी क्षेत्र में, पुंछ में भी बहुत ज्यादा राजनीति उथल पुथल हो चुकी है। सुंदरबनी के लोग भी नाराज हैं, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत नाराज है। जो नया सिस्टम बनाया है, वहां पर बीजेपी के राकेश शर्मा है, वो भी नाराज है। डीडीसी के राजेंद्र शर्मा भी बहुत नाराज है। सुंदरबनी में 3 तस्वीरों के साथ रखा जाए, उनका ये कहना है। अनिल कुमार सरपंच है, वो भी यही बात कर रहे हैं, कहने कि वहां भी काफी ज्यादा जो है वो आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है। रजौरी पुंछ को अलग लोकसभा सीट दी है, ये बातें ज्यादा वहां से निकली हैं, जिनमें वहां के श्री रमन कपूर है, और अकरम खान है जो एक सोशल वर्कर है, और शाह मोहम्मद तांत्रे जो पुंछ से पूर्व विधायक रहे हैं, पीडीपी के वो भी हैं। वो भी इस बात को कहते हैं कि हमें रजौरी पुंछ को मिलाकर एक लोकसभा सीट कर दी जाए। और इधर अगर हम बात करें बिश्ना विधानसभा क्षेत्र की, और आरएसपुरा में जोरदार विरोध हो रहा है। आरएसपुरा सुचेतगढ़ क्षेत्र के जो नेता, युवा नेता तरनजीत सिंह टोनी, जो इस समय डीडीसी के सदस्य हैं, उनका एक अपना रुतबा है। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, विधानसभा के चुनाव लड़े। अभी वो अभी तय नहीं कर पाए, या हमें तय कर लिया होगा संभवतः, पर हमें अभी पता नहीं है कि आने वाले दिनों किस पार्टी में हो गए। मगर उससे पहले वो आउट हो गए, क्योंकि वो एक बॉल भी फेस नहीं कर सके अगली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो सीट तो रिजर्व हो गई है, और सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को खत्म कर दिया गया है। तो वहां बहुत ज्यादा, और खास करके जाट बाहुल बहुत बहुत नाराज है। निश्चित तौर पर जाटों का भी ये कहना है कि हमें पूरी, हमारे से एक भी कोई सीट थी, क्योंकि सुचेतगढ़ कहा जाता है, सुचेतगढ़ जो सीट थी वो जाट प्रभुत्व थी, और अक्सर वहां पर जाट ही खड़े होते थे। और ज्यादातर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की, जाट नेता ही ज्यादा रहे हैं। 2 बार तो चक्रोई के रहने वाले चौधरी श्यामलाल चुनाव जीते हैं, और वो मंत्री भी बने हैं। इससे पहले बिल्कुल चक्रोई के साथ गांव हंसा है, जहां से चौधरी साहब भी बीजेपी के चुनाव लड़े थे, और यही गुस्सा जो है ये यहाँ पर है।
मगर दूसरी तरफ से जैसे बिश्नाह में गुस्सा है, अब बिश्नाह में गुस्सा स्वाभाविक है, जो वहाँ पर पुराने धुरंधर नेता थे, चाहे अश्विनी शर्मा थे, चाहे अरोड़ा थे, वो भी बीजेपी में आ गए, अश्विनी भी बीजेपी में है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता जो बड़े शिक्षित हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, उनको भी बड़ी उम्मीद थी हम कांग्रेस से लड़ेंगे बिश्नाह से, मगर वो लड़ेंगे कैसे, वो तो अपर कास्ट से है, वो तो रिजर्व हो गई है। तो मगर अब सवाल ये तो लगातार कहा जा रहा है, अगर, इसलिए मैंने आपको शुरू में बस बता दिया क्योंकि मैं इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहा हूं कि गगनदीप शर्मा जी राम राम कहते हैं जी। गगनदीप जी धन्यवाद, राम राम आपको भी है। और जैसे आपको बताया है, खबर ये भी है कि अब कुछ सुना है, कुछ नए ऑर्डर में गृह मंत्रालय ने छोटी गाड़ियां मंगा रहे हैं फायर स्टेशन जैसे पानी आता। आपने देखा होगा कि कश्मीर में तो बड़ी ये बात पहले गई थी जब पहलटगन बहुत चली थी बुरहान वानी के समय में, और तब ये बात बड़ी उठी थी, कहा जो मिर्ची बम होता है कईयों की आंखें खराब होगी। तो जैसे दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन होता है, पानी की बौछार फेंकी जाती है, और पानी की बौछार भी ऐसे फेंकी जाती है, उसको रंग मिलाया जाता है। वो रंग जो है उसे अगर आप निकल जाते हैं वहां से आंदोलन करके, वो रंग आपके कपड़ों में पड़ जाता है और आपको पता लग जाता है कि आप आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। खबर यह है कि पहले ही अब उपराज्यपाल जो सूत्र मुझे बताते हैं, पहले तैयारी कर ली है कि विरोध प्रदर्शन होगा। पाकिस्तान भी नापाक साजिश करता है, इसलिए वो कुछ ऐसे और वाहन मंगा रहे हैं कि जहां विरोध प्रदर्शन हो, डंडा ना चलाया जाए, टीयर गैस ना चलाई जाए, पानी की बौछारों से कर दिया। हमारे पास कुछ गाड़ियां हैं, मगर कुछ और सुना है आने वाली हैं, और कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी आने वाली हैं कि अगर कहीं पथराव होता तो उसको फेस कर सके। ये निश्चित तौर पर आगे ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। गुस्से में है। आइए, अब आखिर में चूंकि हमारा राष्ट्रीय जो फ्लैग है तिरंगा, वो झुका रहेगा अलग अलग सरकारी इमारतों में, वो इसलिए कि भारत रत्न कोकिला लता जी नहीं रही, और कल श्रद्धा के सुमन देने के लिए पंचतत्व में जो विलीन किया जा रहा था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे। पूरी बॉलीवुड और सामाजिक बहुत लोग वहां मुंबई पहुंचे, और निस्संदेह लता जी का जैसा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रीय गीत था। और बार बार कल आपने अलग अलग चैनलों में देखा हो, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, कई चैनलों ने अपने अपने ढंग से दिखाया, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें रो पड़े थे, और लता जी ने शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जो नहीं दिखाया। बस मुझे एक बात का थोड़ा सा मलाल रहा कि मैं भी उसमें दोषी हूं कि लता जी ने जो यहाँ गाने पद्मा सचदेव जी के कहने पर गाए थे, पलास पाइया डोगरिया चुन्नी रंग दे लहरारिया है, और ये हम कहीं किस कार्यक्रम में डाल नहीं सके लता जी को श्रद्धांजलि के लिए। मुझे इस बात का मलाल है। हर बात में उन्होंने गाना गाया और उनकी सभी ने सराहना की। इतना बड़ा सम्मान, उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को लपेटा गया। निश्चित तौर पर वो इस लायक थी। मगर एक सवाल और है, जिस जम्मू कश्मीर पुलिस को भारत के राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने कलर दिया था, यानी कि बेस्ट पुलिस इन द कंट्री, जिसको रिसीव तब डीजीपी गोपाल शर्मा जी होते थे, उनको दिया था उधम। और ये बड़े सम्मान की बात है। कोई दो राय नहीं कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस देश की सर्वोच्च पुलिस है, जहां वो आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ पाने के लिए दिन रात एक करके शहादत का जाम पी रही है। कई शहीद हो रहे हैं, कईयों को तो बच्चे फिर अशोक चक्रा वगैरह भी दिए गए हैं। मगर बहुत से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ पर पंजाब के आतंकवाद को और कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकवाद से जमकर लोहा लिया, अपने सीने में, अपने शरीर में वो लोहा यानी कि बुलेट्स भी उन पर चली। वो थे जो परसों आत्मा छोड़ गए थे, और उनका पार्थिव शरीर जो पठानकोट से लाया गया था, इलाज करवा रहे थे डीएसपी ज्ञान चंद शर्मा। हमने अपना दायित्व निभाया, और हमें करना है, हमारा दायित्व बनता है कि इतनी बड़ी महान शख्सियत, वो काम जिन्होंने ज्ञानचंद शर्मा को जानते हैं, और हमने दर्शकों कल आपको सारा प्रमाण दे दिया था लाइव करके वहां पर, और जिसमें अलग अलग वर्किंग पुलिस ऑफिसर प्लस एक्स, और उस एक्स अगर मैं देखा जाए उसमें डीजी अशोक भान जी भी थे, मंत्रियों में चौधरी सुखनंदन भी थे, और एक वो शख्स जो एक कांस्टेबल भर्ती होता और डीएसपी रैंक तक जाता है। तो पुराने दर्शक जानते हैं कि जो इलंगो एक बार जब एसएसपी आए थे, रॉ में चले, तो संभवतः रिटायर भी हो चुके होंगे, उन्होंने एसएसपी श्रीनगर होके जो नायाब काम किया, किसी की ताकत नहीं होती थी, जीवल जो चौक था वो कई अवैध कामों का धंधा था, उन्होंने बंद करवाया था। इसी तरीके से जो ज्ञान शर्मा थे,
उन्होंने कांस्टेबल भर्ती होकर उन्होंने जिस तरीके से अपराध पंजाब आतंकवादियों को और कश्मीरी आतंकवादियों को जम्मू में टिकने नहीं दिया, एक सिपाही से यहां तक जाना प्रमाणित करता हो कितने डेडिकेटेड थे। मगर कल दर्शकों मुझे देखकर मलाल हुआ। हालांकि मैंने स्वयं डीजीपी श्री दिलबाग सिंह जी से कुछ शब्द इस बड़ी ही दुखद घड़ी में छन्नी हिम्मत क्रिमेशन ग्राउंड में लिए और स्वयं डीजी ने कहा कि ज्यादा बोलने का समय नहीं है, मगर उन्होंने श्री डीएसपी ज्ञानचंद जी की जमकर प्रशंसा की। अशोक भान जी ने भी यही कहा, यहां तक कि चौधरी सुखनंदन जो मड़ विधानसभा से कहते थे जब मैं इस क्षेत्र में था, कानाचक में जब लगे साइकिल पर जाते तब देन ही वॉज ए कांस्टेबल। अब अंदाजा लगे कितना काम उन्होंने किया होगा। मगर दुख ये लगा कि सब वहां थे, मतलब ये सबसे बड़ी बात है डीजी साहब भी वहां थे, मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर शासन से या आला अधिकारियों से कुछ ऐसी चूक हो गई कि इस महान शख्सियत जो कल पंच तत्व विलीन की जा रही थी उसको हम पुलिस का सम्मान नहीं दे सके। आपको याद होगा जब कोई भूतपूर्व सैनिक देह छोड़ जाता है उसको भारतीय सेना पूरे सम्मान के साथ उसको अंत्येष्टि करती, चीफ ऑफ स्टाफ या दूसरे से उन्हें जो श्रद्धा सुमन पहनाए जाते हैं दिए थे। मुझे यहां तक कुछ पुलिस अधिकारी याद है, एक एसपी एसएसपी रंग के अधिकारी कठुआ में थे, एक हवलदार की ऐसी डेथ हो गई, उन्होंने बकायदा उन्हें एक नेशनल रीत से उनका जो है दाह संस्कार करवाया। क्या चूक हो गई सरकार से, हो जाता गलती हो जाती है, मगर कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाते। पहली बात तो खैर जाना सभी ने है, ईश्वर करे हमारे यहाँ की शासन जो है, और ये बात विशेष तौर पर ऑनरेबल एलजी ध्यान देंगे कि हम इतना वीरों का सम्मान करते हैं, ऐसा अगर देश के लिए काम करने के बाद अपना प्राण त्याग देता, चाहे नेचुरल डेथ हो या मिलिटेंसी डेथ हो या ऑन ड्यूटी हो या रिटायर हो, उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमने तो वही उद्देश्य देश को रखा है, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से डर। आशा है इस बात को भी सकारात्मक लेते हुए हमारे ऑनरेबल यहाँ से भी हम यही कहेंगे, ऑनरेबल एलजी इस पर गौर करेंगे और आगे से सख्त हिदायत देंगे। और मैं समझता हूँ जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हम कहें कि सीधा एलजी दोषी है या चीफ सेक्रेटरी दोषी है, डीजी नहीं, ये जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है वो दोषी था। क्या उन्होंने बताया नहीं कि उनको ये सम्मान दिया जाता है, तो कौन सम्मान नहीं देता। बहुत पुलिस अधिकारी थे जो प्रमाणित करते थे, डीएसपी ज्ञानचंद शर्मा यूनिक पर्सनालिटी थे। बस उनको फिर दोबारा इसी पर श्रद्धा सुमन देते हुए इस कार्यक्रम की यही समाप्ति है। नमस्कार।